हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सर्वल लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 साइंस की तैयारी कर रहे हैं, आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसमें हम लोग 3 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, साइंस के 3 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है और अब की बार 2023 बोर्ड एग्जाम में मैं गारंटी देता हूं कि 100% आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी साल ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आया हो बोर्ड एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर है तो सब्सक्राइब भी कर देना। देखो, पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि समजातीय श्रेणी क्या है, समजातीय श्रेणी क्या है और उदाहरण के साथ समझाइए। देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 19, 20, 22 में पूछा गया है। मतलब हर साल बोर्ड एग्जाम में आया, केवल एक साल नहीं आया है जब लॉकडाउन लगा था, मतलब तब ये नहीं आया है। ठीक है, और वैसे भी हर साल बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग जल्दी से तैयार कर लो। ठीक है, देखो इसमें क्या रहा कि समजातीय श्रेणी का मतलब है कि कार्बनिक यौगिकों का वह समूह, मतलब जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका एक समूह होता है। ठीक है, एक ग्रुप होता है जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा हो। ठीक है, जिनका जो सामान्य सूत्र होता है एवं जो क्रियात्मक समूह होता है एक जैसा हो, मतलब जो सामान्य सूत्र है वो एक जैसा हो या फिर उनके क्रियात्मक समूह है वो एक जैसा हो, उसे हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं। सम मतलब समान जाति, मतलब उनकी जाति समान हो, चाहे उनका सामान्य सूत्र एक जैसा हो, चाहे उसका क्रियात्मक समूह एक जैसा हो, कोई ना कोई चीज एक ही जैसा होना चाहिए, तब हम उसे कहेंगे समजातीय श्रेणी। तथा उनके सदस्यों को समजात गण कहा जाता है, तथा जो उनके सदस्य होते हैं जो उनसे रिलेटेड होते हैं उनको हम लोग समजात गण कहते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए मैं आपको बहुत छोटा सा बताऊंगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर तैयार करके बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना। तो जैसे हमारा है, मैं एक ही क्रियात्मक समूह या फिर एक ही आपका समूह लेता हूं। जैसे हमारा अल्कोहल समूह है तो अल्कोहल समूह से लूंगा। ठीक है, मेथेनॉल, ठीक है, मतलब मेथेनॉल में लेता हूं। पहले देखो ध्यान से समझना, अभी आपको एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो ना समझ में आए। मेथेनॉल, मेथेनॉल का फार्मूला है CH3, ठीक है, CH3OH। इसमें एक कार्बन की संख्या है। ठीक है, ये मेथेनॉल है। और मेथेनॉल अगर हमें 2 कार्बन करना है तो वो एथेनॉल बन जाएगा। एथेनॉल में हम लोग एथेनॉल लिखो, एथेनॉल, और एथेनॉल में हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एथेनॉल में हमारा 2 कार्बन हो जाएगा, मतलब हो जाएगा CH3CH2OH। ठीक है, ये हमारा एथेनॉल हो गया। अब हम लोग लेंगे प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल लेंगे। ठीक है, ध्यान से समझो एक एक पॉइंट को। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल में क्या है, प्रोपेनॉल में आप ले लो, इसमें 3 कार्बन रहेगा, CH3, CH2, ठीक है, एंड CH2OH। ये हो गया हमारा एक ही ग्रुप का सारे। ठीक है, मतलब हमारा एल्कोहल समूह से, चाहे वो मेथेनॉल है, चाहे एथेनॉल है, चाहे प्रोपेनॉल है, सारे एक ही समूह के। ठीक है, अगर जैसे मैं एल्केन समूह लेता हूं तो जैसे मैंने लिया मेथेन, जैसे हमारा मेथेन है और एथेन, ये दोनों मैंने लिया, और प्रोपेन, तीनों को एक साथ लिया तो हमारा समजातीय श्रेणी होगा, क्योंकि वो क्या है, एक ही सामान्य सूत्र है, सारे एल्केन समूह के हैं। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया जो कि बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बोर्ड एग्जाम में तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना है। ठीक है, लक्षण देख लो, लक्षण बहुत सारे हैं जो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। समजातीय श्रेणी का पहला समझो कि सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो, जो समजातीय श्रेणी के एग्जाम्पल है या समजातीय श्रेणी के जितने भी सदस्य हैं उनको हम एक सामान्य सूत्र, मतलब जिनका सामान्य सूत्र एक जैसा हो, एक सामान्य सूत्र के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी सदस्यों को हम एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हमारा पहला लक्षण है जो कि समजातीय श्रेणी का। दूसरा समझो स्टूडेंट, दूसरा है कि एक सदस्य का एक ही क्रियात्मक समूह होता है, मतलब एक सदस्यों का एक ही क्रियात्मक, मतलब सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। अगर आपको समजातीय श्रेणी का एग्जांपल लिखना है तो उसमें जितने भी सदस्य होंगे उसका एक ही क्रियात्मक समूह होगा, समान क्रियात्मक समूह होंगे, इसलिए हम लोग उसका उदाहरण लिखेंगे। ठीक है, समजातीय श्रेणी का। तीसरा है कि प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। CH2 का अंतर का मतलब है, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे समझो, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मेरा एल्केन समूह है, एल्केन समूह में आपका मेथेन का CH4 होता है और एथेन का C2H6 होता है। अब इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 1 C यहाँ है, 2 C यहाँ है, तो 1 C ज्यादा हो गया कॉमन, और यहाँ 4H है, यहाँ 6 है, तो CH2। अब इन दोनों के बीच CH2 का अंतर है, तो ये हमारा क्या होगा, समजातीय श्रेणी का एक एग्जाम्पल होगा। ठीक है,
बस यही चीज है। अगला देखो यहाँ 4 नंबर की किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों का गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। अगर एक सदस्य आपको पता है कि अल्कोहल का है तो भाई सभी अल्कोहल के होंगे, और आपका कुछ सामान्य गुणधर्म होते हैं जो सभी का एक जैसा होता है। जैसे अल्कोहल का कुछ सामान्य गुणधर्म होंगे जो सभी का एक जैसा होगा। तो ये हमारा पूरा हो गया समजातीय श्रेणी का परिभाषा, उदाहरण, लक्षण, सब कुछ। बस इतना आपको समजातीय श्रेणी में तैयार करना है, बस आपका समजातीय श्रेणी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, आ भी सकता है क्योंकि बहुत बार आ चुका है। लिखा हुआ है मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। जो मेंडल के आनुवंशिकता का नियम है उसकी विवेचना करनी है। ये 2013 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में आया हुआ है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है क्योंकि इनके 3 नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। पहला, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रभाविता का नियम। ठीक है, इनका पहला नियम है, देखो जब प्रभावी लक्षण होता है और एक अप्रभावी लक्षण होता है। ठीक है, तो प्रभावी लक्षण का जीन तथा अप्रभावी लक्षण का जीन, दो मतलब एक प्रभावी लक्षण का जीन होगा और एक अप्रभावी लक्षण का जीन होगा, साथ में उपस्थित हो। दोनों क्या हो? साथ में उपस्थित हो। जैसे प्रभावी लक्षण होता है, अप्रभावी लक्षण, दोनों एक साथ उपस्थित हो तो प्रभावी लक्षण वाला अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, अप्रभावी नहीं। तो जो प्रभावी लक्षण वाला जीन है वो अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा और अप्रभावी लक्षण वाला नहीं प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं सबसे पहले प्रभावी। ठीक है, एक होता है प्रभावी और एक होता है अप्रभावी। ठीक है, ध्यान से समझो, कुछ है नहीं, प्रभावी और अप्रभावी। ठीक है, अब प्रभावी लक्षण में आपका लंबा है, मतलब कैपिटल टी ये आपका लंबा पौधा है। ठीक है, और इसका स्मॉल लिख दो, स्मॉल टी तो ये हमारा बौना हो जाएगा, उसका विपरीत। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? लंबा पौधा है, ये लंबा है और ये क्या है? बौना पौधा है। ठीक है, लंबा और बौना पौधा। अब हम इनके बीच संकरण कराएंगे तो यहां से संकरण होगा ना, तो यहां समझो, अब ये दोनों के बीच संकरण हुआ तो फिर हमारा मिलेगा यहां, एक तो हमारा कैपिटल टी मिलेगा, एक स्मॉल टी मिलेगा, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? लंबा। लंबा का मतलब है हमारा ये कौन सा है? यह है प्रभावी लक्षण, लंबा है। तो देखो यहाँ आपका चाहे आपका देखो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण के बीच जब संकरण कराया गया ना तो हमें लंबा पौधा यानी कि प्रभावी लक्षण वाला ही अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, अप्रभावी नहीं। तो यहाँ देख सकते हो सीधा आपका दिखाई दे रहा है, प्रभावी लक्षण अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, अप्रभावी लक्षण वाला नहीं। ये हमारा पहला नियम है मेंडल का प्रभाविता का नियम। अब दूसरा नियम समझो, दूसरा है हमारा पृथक्करण का नियम। क्या है? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम में क्या है कि जो कारक होते हैं, कारक, ठीक है, मेंडल ने कारक नाम दिया था। ठीक है, तो कारक जो होते हैं वो युग्मक बनते समय, कारक जो होता है वो युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चला जाता है। मतलब जो कारक है वो युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक होने का मतलब आधा आधा हो जाएगा और युग्मक में चला जाता है। इसे हम लोग पृथक्करण का नियम कहते हैं। देखो यहाँ टूट गया, आधा आधा पृथक हो गया, तो पृथक होने की प्रक्रिया हमारा यही तो पृथक्करण का नियम कहलाता है। मतलब अलग अलग हो गया ना, पृथक हो गया, तो इसलिए हम लोग इस नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। जैसे एक आपका है लंबा पौधा, एक है हमारा बौना पौधा। ठीक है, लंबा और बौना, लंबा और बौना पौधा। लंबा पौधा में आपका कैपिटल टी है और बौना में हमारा स्मॉल टी है। ठीक है, और ये हमारा क्या है? यही हमारा कारक है। क्या है? कारक है ना, तो कारक है। अब ये देखो, ये हमारा एक तो कैपिटल टी हो गया, मतलब एक हो गया कैपिटल टी, अलग हो गया ना, पृथक हो गया। ये भी कैपिटल टी है, सॉरी कैपिटल टी है। ठीक है, ये हमारा स्मॉल टी है, ये भी हमारा स्मॉल टी है। ठीक है, तो यहाँ पृथक हो गया। तो यहाँ कारक से युग्मक बनाना, मतलब ये हमारा युग्मक है, तो कारक से युग्मक में आते समय ना ये आधा आधा पृथक हो गया, एक कैपिटल टी इधर, एक कैपिटल टी इधर, एक स्मॉल टी इधर, एक स्मॉल टी इधर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पृथक्करण का नियम। अभी हमारा एक नियम और है, वो है लास्ट तीसरा नियम। मेंडल का 3 नियम था, एक है स्वतंत्र अभिमन का नियम। स्वतंत्र अभिमन के नियम में क्या कह रहा है कि जब दो लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है, दो लक्षणों को मतलब एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है या दो लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है, तो दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से युग्मक में चला जाता है। तो दोनों लक्षण के जीन होते हैं वो स्वतंत्र रूप से युग्मक में चले जाते हैं। ठीक है, कोई प्रयासन नहीं होता है, स्वतंत्र रूप से युग्मक में चला जाता है और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता है, एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है,
अब देखो मैं आपको फिगर के साथ समझाता हूं। दो लक्षण है एक साथ, एक तो हमारा हो गया गोल और एक हो गया पीला। ये दोनों आपके प्रभावी है। इधर में अप्रभावी गोल का अप्रभावी झुर्रीदार और पीला का अप्रभावी हरा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो यहां हमारा एक है कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये हमारा हो गया और यहां हम इन सबका स्मॉल लिख देंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इधर सारे कैपिटल हैं, इधर सारे स्मॉल हैं। ठीक है, अब यहां से ध्यान से समझो, एक एक आएगा। एक तो यहां से कैपिटल आर आ जाएगा। ठीक है, एक हमारा कैपिटल आर आ जाएगा, एक कैपिटल वाई आ जाएगा और यहां से एक स्मॉल आर आ जाएगा, एक स्मॉल वाई आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे यहाँ और ये हमारा मिल जाएगा एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई। और यहाँ आगे देखो ये हमारा गोल, देखो ये हमारा गोल हो जाएगा, आर से कैपिटल आगे है ना, तो ये हमारा गोल हो जाएगा और ये कैपिटल वाई आगे है ना, तो पीला हो जाएगा, गोल और पीला। यही हमारा होता है स्वतंत्र अपविभवन का नियम। ठीक है, तीसरा नियम जो मेंडल का था वो थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ ही जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो ये हमारा हो गया बच्चों दूसरा क्वेश्चन जो कि मेंडल का नियम था और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो फिजिक्स का एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने सुना भी होगा, बोर्ड एग्जाम में ओम का नियम जरूर आता है। ओम का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। तो देखो ओम का नियम पूछता है कि ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ खींचकर कीजिए। ये 2013 में आया है, 14 में, 15 में एंड 18 में, 19 में, 20 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ओम का नियम होता क्या है। तो ओम के नियमानुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे हमारा ताप है एक भौतिक अवस्था आदि समान रहे, तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, कोई भी चालक है उसमें जब प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी विभवांतर जो होता है ना, विभवांतर, ध्यान से समझो, कुछ है नहीं। ठीक है, विभवांतर वो समानुपाती होता है धारा का। क्या होता है? समानुपाती होता है धारा का, यानी कि V समानुपाती I, सॉरी अनुक्रमानुपाती या कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, ये एंड अब हम इस चिन्ह को जब हटाएंगे तो B बराबर यहाँ एक स्थिरांक जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? स्थिरांक। ठीक है, V बराबर अब यहाँ हमारा एक अब I इंटू I, अब यहाँ स्थिरांक वो आएगा ना, वो V बराबर R आ जाएगा, R इंटू I। ठीक है, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं R बराबर V अपान I। ये हमारा हो गया। बस इतना सा आपको समझना है। और यहां मैं R बता देता हूं। R जो है वो चालक का प्रतिरोध है। चालक का प्रतिरोध ये, ठीक है, ये हमारा चालक का प्रतिरोध है। ठीक है, यहां से हम लोगों ने सिद्ध कर दिया R बराबर B अपान I। अब यहां से मैं R का मात्रक भी बता देता हूं। R का मात्रक कैसे निकालोगे? सबसे पहले R मतलब प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक मैं आपको बता देता हूं बहुत आसान तरीके से। प्रतिरोध का मात्रक, तो वो B का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, मतलब विभवांतर का मात्रक। जो विभवांतर होता है ना, मतलब पहले हम लोग लिखेंगे विभवांतर का मात्रक। ठीक है, मात्रक। फिर जो हमारा I है, I का मतलब क्या है? धारा। धारा का मात्रक अब हम लोग देंगे। ठीक है, धारा का मात्रक। तो धारा और विभवांतर का मात्रक, इसका देखो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। अब वोल्ट प्रति एम्पियर जो होता है वो बराबर होता है ओम के। किसके बराबर होता है? ओम के। तो हमारा देखो इसका हमारा दो मात्रक मिला, एक तो हमारा ओम मिला है और एक हमारा वोल्ट प्रति एम्पियर, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, अब ये हमारा दोनों मात्रक हो गया प्रतिरोध का। अब हम इसे मतलब हम ओम को जो हमारा ओम है उसका एक सिंबल होता है जो कि कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, इस टाइप से ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मात्रक हो गया, एक तो ओम हो गया, वोल्ट प्रति एम्पियर कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक। बस अब हम लोग इसका सत्यापन देखेंगे, ओम के नियम का सत्यापन। तो ओम का नियम का सत्यापन समझने के लिए सबसे पहले देखो इस प्रयोग के लिए हमें एक बैटरी चाहिए,
एक बैटरी, अमीटर, कुंजी, धारा नियंत्रक। ठीक है, इतनी चीजों की जरूरत पड़ेगी अगर एक बैटरी लेना है। अमीटर, कुंजी, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध तथा वोल्ट मीटर चित्र ए के अनुसार लगाते हैं। ये हमारा चित्र ए है। ठीक है, चित्र ए के अनुसार ऐसे लगाएंगे, अभी बताते हैं। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I अमीटर से तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V को वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। जो हमारा धारा है उसको अमीटर से और जो हमारा विभवांतर उसको वोल्ट मीटर से मापा जाता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले समझना, यहां हमारा क्या है, बैटरी। क्या है, ये हमारा बैटरी है प्लस माइनस। ठीक है, चार्ज। ये है धारा नियंत्रक, ये जो लगा है, ये हमारा कुंजी है या अमीटर है, और ये हमारा वोल्ट मीटर है। ये धार मतलब प्रतिरोध तार है, ये प्रतिरोध तार, ऐसे ऐसे प्रतिरोध होता है ना, जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है ना। अब दूसरा है, ये हमारा बिल्कुल सीधी लाइन है, बिल्कुल सरल लाइन, और ये हमारा धारा, ये विभवांतर। ठीक है, ये हमारा बीच में है, सेंटर। देखो, प्रयोग करने के लिए कुंजी के को लगातार धारा नियंत्रक की एक स्थिति के लिए प्रतिरोध धारा तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा बदलकर अमीटर तथा वोल्ट मीटर के पाठ पढ़ लेते हैं। बस इतना सा है, फिर आगे बहुत आसान है। जब या अब विभवांतर को एक्स अक्ष, देखो विभवांतर जो है ना हमारा, ये हमारा विभवांतर है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक्स अक्ष, यहाँ एक्स लिख दो, यहाँ वाई लिख दो। ठीक है, ये एक्स अक्ष है। ठीक है, एक्स अक्ष तथा धारा को वाई अक्ष, ये हमारा धारा है और ये वाई अक्ष पर है। ठीक है, वाई अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींचते हैं। यदि यह सरल रेखा में आता है तो चित्र बी, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा सरल रेखीय ग्राफ ओम के नियम का पालन करती है। अगर बिल्कुल सरल सीधा लाइन आता है तो ये बिल्कुल सीधा लाइन है ना, इसलिए ये ओम का नियम का पालन करती है, और ये हमारा ओम के नियम का पालन करता है, चालक ओम के नियम का पालन करता है। यही हमारा ओम का नियम सिद्ध हो जाता है। बस इतना सा आपको करना है। तो ये आज का मैंने 3 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। पहले आप ये 3 क्वेश्चंस तैयार कर लो एक नोट बना के, फिर ऐसे में आपको और भी क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आप लोगों का पूरा साइंस क्लियर हो सके, एक भी क्वेश्चंस आप बोर्ड एग्जाम में ना छोड़ कर आओ। तो आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे में आपको और भी क्वेश्चंस कराऊंगा हर एक सब्जेक्ट का। चलो फिर मिलता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।